हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए मनोविज्ञान पेडागोजी इसमें कराएंगे और दूसरी चीज़ आपको हिंदी पेडागोजी भी इसी क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, आज के ही सेशन में हिंदी पेडागोजी और आपका मनोविज्ञान पेडागोजी दोनों के क्वेश्चंस कराएंगे। एक बार आप सभी भाई बहन यस कर दें यदि आपके पास आवाज़ और वॉल्यूम दोनों एकदम से सही हैं, तो आप जल्दी से यस कर दीजिए, फिर हम फटाफट से अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी भाई बहन यस करें, सभी भाई बहन यस करें कृपया। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों, हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। जी हाँ, पहला प्रश्न है व्यक्ति, यहाँ पर खाली जगह है, आपको खाली जगह में भरना है। क्या भरना है दोस्तों कि व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, ये आपको बताना है। वंशानुक्रम, पर्यावरण, आनुवंशिकता और पर्यावरण का मिश्रण, या फिर परीक्षाओं की संख्या। तो यह प्रश्न कई बार आ चुका है और हो सकता है कि इसमें से किसी भी भाई बहन का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, वातावरण को ही पर्यावरण कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों का मिश्रण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है, जी हाँ, स्लाइड को थोड़ा सा छोटा करते हैं। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके छात्र आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हैं। वह क्या करेगी, ये आपको बताना है। सभी बच्चों के लिए उपलब्धि एक समान मानक निर्दिष्ट करेगी। ऑप्शन बी है अंतिम परिणाम पर केंद्रित करने की बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करेगी। थर्ड ऑप्शन है मूर्त रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करेगी, या फिर दोस्तों अलग सोच को बढ़ावा देने वाली शिक्षण गतिविधियों की योजना बनाएगी। आप सभी भाई बहन जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें, क्या हो सकता है। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। सभी भाई बहन कमेंट करें। तो आप सभी लोग जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, सभी बच्चों के लिए उपलब्धि एक समान मानक निर्दिष्ट करेगी। देखिए, सभी बच्चों को अगर हम एक समान मानक निर्दिष्ट कर देंगे तो उससे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित कहाँ होंगे बच्चे, होंगे ही नहीं दोस्तों, गलत हो जाएगा। आप समझते हैं अंतिम परिणाम पर केंद्रित करने की बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए, एकदम से करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि बच्चे के व्यक्तिगत यानी कि उसकी जो जितनी क्षमता है, जिस व्यक्ति की जितनी क्षमता है उस बच्चे को उतना ही देना है। ठीक है, इसी तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर देखिए दोस्तों क्या करना है कि ये खाली जगह है। ठीक है, इसमें को छोड़कर, यानी कि इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है आपका, उसको छोड़कर निम्नलिखित शिक्षार्थी को अनुदेशन पर नियंत्रण करने देते हैं। तो इसका मतलब यह है जो गलत है वो आपको बताना है। ठीक है, प्रश्न बस घुमा के दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न घुमाकर दिया जाता है जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, लेकिन आप तो मनु वर्मा के साथ है ना, तो कंफ्यूजन तो मैं हमेशा आपकी क्लियर कर देता हूं, कंफ्यूजन माइंड में बिल्कुल नहीं रखनी है। ठीक है, तो बताइए, जानकारी के स्रोत का चयन करने के लिए शिक्षार्थी से कहने, या फिर शिक्षार्थी को उद्देश्य से प्रश्न को संबंधित करने के लिए कहना, क्या यह हो सकता है। नेक्स्ट है आपका शिक्षार्थी से जानकारी याद करने के लिए कहना, या फिर फोर्थ है शिक्षार्थी से दिए 5 विकल्पों में से शिक्षण की एक पद्धति चुनने के लिए कहना। बताइए दोस्तों क्या हो सकता है, क्या इसमें से नहीं होगा, यानी कि किसे छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, बताइए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो सकता है। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, एकदम से सही। तो यहाँ पर बात करते हैं जानकारी के स्रोत का चयन करने के लिए शिक्षार्थी से कहना, बिल्कुल सही है। कि जानकारी का स्रोत कौन है, तो शिक्षार्थी ही तो है, यानी कि बालक है। जब बालक से हम जानकारी प्राप्त करेंगे तभी तो हमें मिलेगी। तो यह आप समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। शिक्षार्थी को उद्देश्य से प्रश्न को संबंधित करने के लिए कहना, बिल्कुल सही है। शिक्षार्थी किस उद्देश्य से आया हुआ है और प्रश्न को हमें उसी उद्देश्य से
बच्चे से समाहित करना है, बिल्कुल सही है। शिक्षार्थी से जानकारी याद करने के लिए कहना बिल्कुल गलत है। रट्टा मार प्रणाली बिल्कुल मना किया गया है एनसीएफ के अकॉर्डिंग, यानी कि यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है छोड़कर, यानी कि इसको छोड़ देंगे, बाकी सभी सही हैं दोस्तों। ठीक है, आप सभी लोग समझते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जी हाँ अगला प्रश्न है दोस्तों। अगले प्रश्न पे जाने से पहले आप एक चीज सुन लीजिए। कल आपका रात्रि 9 बजे मॉडल पेपर नंबर 1 सीटेट स्पेशल के लिए मॉडल पेपर नंबर 1 सॉल्व कराया जाएगा। तो आप ध्यान रहे, कल 9 बजे आना ना भूलें, बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है कल रात्रि 9 बजे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, सभी भाई बहनों के लिए आना है रात्रि 9 बजे। ठीक है, कल। तो बात करते हैं छात्रों में हकलाने की समस्या से किस पद्धति के प्रयोग से निपटा जा सकता है, बताइए। अनुश्रुत भाषण, प्रवर्धित भाषण, परिणाम भाषण या फिर लंबित भाषण। ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन प्रश्न हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिए प्रश्न कोई कठिन नहीं होता। जो आपको पता होता है वो सरल हो जाता है, जो नहीं पता होता वो कठिन हो जाता है। तो आज हम पता कर लेंगे, आज से बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा। ठीक है, तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, सभी भाई बहन इस प्रश्न का उत्तर बताएं। तो ध्यान रखिए, छात्रों में हकलाने की समस्या से किस पद्धति के प्रयोग से निपटा जा सकता है। तो ध्यान रखिए इसका उत्तर क्या होगा। तो अगर हम बात करें इसके उत्तर की, ठीक है, अगर हम इसके उत्तर की बात करते हैं तो क्या अनुश्रुत भाषण हो सकता है, गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से नहीं हो सकता। प्रवर्धित भी नहीं होगा, लंबित भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि परिणाम भाषण पद्धति से छात्रों में हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक बच्चा शिक्षक द्वारा डांटे जाने से बचने के लिए आदेश का पालन करता है। कोल वर्ग के, देखिए कोल वर्ग नहीं होगा यहाँ पे, कोहल वर्ग होगा। ठीक है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के मॉडल का कौन सा चरण इसे दर्शाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। मैंने कोहल वर्ग के सिद्धांत के लिए इतने स्पेशल तरीके से कराया है क्योंकि मैं जानता हूँ, और आप भी भली भांति जानते हैं कि कोहल वर्ग, प्याजे, वाइगोस्की और आपका हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है, ये आपके 4 सिद्धांत ऐसे हैं जहां से हर बार कम से कम 10 नंबर के प्रश्न आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यदि आपने उनको नहीं देखा है तो उनको यहां पर जाइए आप, और यहां पर आपको उनसे संबंधित उनके सिद्धांत का वीडियो मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आपके माइंड में सेट हो जाए चीजें, इस तरीके से मैंने कराया है। यहां पर जाओगे, आई बटन दिखेगा, आई बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इस प्रश्न की बात करते हैं कि एक बच्चा शिक्षक द्वारा डांटे जाने से बचने के लिए आदेश का पालन करता है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के मॉडल का कौन सा चरण इसे दर्शाता है, बताइए। दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, पुरस्कार उन्मुखीकरण, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखीकरण या फिर सार्वभौमिक सिद्धांत उन्मुखीकरण, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, और ये प्रश्न 2-3 प्रकार से बन सकता है, मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, एकदम से सही। इस प्रश्न का उत्तर होगा दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण। यहां पर एक तो ये हो गया प्रश्न, ठीक है, लेकिन यहीं पर ये ऑप्शन नहीं दिया जाता, आपको स्टेज दी जाती, किस स्टेज में आता है, तो आप कहोगे स्टेज नंबर फर्स्ट। कौन सी? स्टेज नंबर फर्स्ट में आता है। और स्टेज नंबर फर्स्ट कौन सी थी, तो आप क्या बताओगे? पूर्व नैतिक अवस्था। कौन सी? पूर्व नैतिक अवस्था में आता है दोस्तों, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। कोहलबर्ग कहाँ के निवासी थे, तो आप कहोगे अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, और कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक और प्रश्न आता है कि कोहलबर्ग ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी, यानी कि नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी, तो आप कहोगे 3 अवस्थाएं बताई थी, और प्रत्येक अवस्था को 2 उप अवस्थाओं में बांटा था, यानी कि कुल मिलाकर 6 उप अवस्थाएं हो गई थी। ठीक है, 6 अवस्थाएं हो गई थी। तो यदि आपको ऑप्शन में अवस्थाएं लिखकर आता है तो आप 3 लगाओगे। ठीक है, और अगर स्तर लिख के आता है तो आप 6 लगाना है। ठीक है, ध्यान रखना है, इस प्रश्न के लिए थोड़ा कंफ्यूजन भरा है, लेकिन आपसे प्रश्न यहीं से बनेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अधिगम अक्षम बच्चों के संदर्भ में तात्कालिक संबंध उपलब्ध कराना, सहयोग पर जोर देना और गैर शिक्षण तकनीकों का लाभ उठाना, जैसे त्वरित संदेश, बुद्धिमत्तापूर्ण खोज और सामग्री प्रबंधन, ये किससे जुड़े हैं दोस्तों, बताइए। संग्रथित
अधिगम डिजाइन से, हस्तक्षेपी अधिगम डिजाइन से, या फिर उपचारात्मक प्रत्युत्तर डिजाइन से, या फिर लास्ट है आपका अधिगम के सार्वभौमिक डिजाइन से। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। आप सभी लोग कमेंट करें। जी हाँ, आप सभी भाई बहन इस प्रश्न का उत्तर जरूर कमेंट करें। जी हाँ, जय हिंद दोस्तों, बहुत बढ़िया, एकदम से वंदे मातरम। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें यदि आपको सेशन पसंद आ रहा है, ठीक है। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। एकदम से सही आप सभी लोगों का इसका उत्तर क्या होगा। तो कुछ लोगों का गलत भी है, तो ध्यान रखिए, संग्रथित अधिगम डिजाइन से संबंधित है यह क्वेश्चन। आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, यह प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना है। अधिगम अक्षम बच्चों के संदर्भ में तात्कालिक संबंध उपबंध कराना, सहयोग पर जोर देना और गैर शिक्षण तकनीकों का लाभ उठाना, जैसे त्वरित संदेश, बुद्धिमत्तापूर्ण खोज और सामग्री प्रबंधन, ये संग्रथित अधिगम से संबंधित है, ठीक है। अब संग्रथित अधिगम होता क्या है, जो चीजें हमारे माइंड में एकदम से आ जाती हैं, यानी कि जिस अधिगम को हम तुरंत कर सकते हैं त्वरित, वो आपका संग्रथित अधिगम हो सकता है, ठीक है। अब आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, रेवेन का प्रगतिशील साचा, जिसे आरपीएम बोलते हैं, परीक्षण का उदाहरण है। किस प्रकार के परीक्षण का उदाहरण है। रेवेन का प्रगतिशील साचा परीक्षण किस प्रकार के परीक्षण का उदाहरण है। बताइए दोस्तों, आपको प्रश्न बहुत ही नए और अच्छे मिल रहे होंगे, मैं आशा करता हूं इस प्रकार से, ठीक है। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। मौखिक बुद्धि लब्धांक, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक, गैर समूह बुद्धि लब्धांक, या फिर व्यक्तित्व। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ भाई बहनों, सभी भाई बहन कमेंट करें कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो यदि आपको नहीं पता है तो देख लीजिए इस प्रश्न का आपका उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। रेवेन का प्रगतिशील साचा परीक्षण संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक परीक्षण का उदाहरण है। एकदम से इस प्रश्न को याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, आपके सीटेट 2020 के लिए। अब दोस्तों इस प्रश्न की बात करते हैं, नृत्य किस प्रकार की बहुबुद्धिमत्ता से संबंधित है। स्थानिक, भाषाई, संगीत, या फिर प्रायोगिक। तो आप समझ गए होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। जी हाँ, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो आप सभी लोग कहीं ना कहीं इस प्रश्न का उत्तर समझ गए होंगे, लेकिन समझ के आपने लगा दिया संगीत। लेकिन दोस्तों संगीत नहीं होगा, संगीत नहीं होगा, नृत्य और संगीत में अंतर होता है। इसका राइट आंसर होगा प्रायोगिक। राइट आंसर क्या होगा, प्रायोगिक। और प्रायोगिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये भी ध्यान रखिए, इस प्रकार से आ जाता है काइना एस्थेटिक। तो ध्यान रखिए, यह प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न आता है दोस्तों, रचनात्मकता आमतौर पर जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती है। अभिसारी सोच से, अलग सोच से, मॉडलिंग से, अनुकरण से। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, सभी भाई बहन इस प्रश्न का उत्तर बताएं क्या हो सकता है। जी हाँ, जल्दी से कमेंट करें, आप देर मत लगाइए यार, ठीक है, आप बहुत देर लगाते हैं। देखिए मैं कितनी मेहनत करता हूँ, आपका एक सेकंड भी वेस्ट नहीं होने देता, और आप थोड़ी सी देर लगाते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना। थोड़ी जल्दी करिए दोस्तों, फास्ट, एकदम से क्विक। कछुए की चाल मत चलिए, आपके पास टाइम नहीं है। खरगोश की चाल चलिए, क्योंकि टाइम कम है आपके पास, ठीक है। जब टाइम बहुत था तो आप ध्यान नहीं दे रहे थे, तो कछुए के चाल चलते रहते तो आज आप कहीं से कहीं होते, ठीक है। तो बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं सही दिया है, लेकिन कुछ भाई बहनों ने गलत दिया है कि जो रचनात्मकता होती है वो आपकी किस चीज़ से जुड़ी होती है। तो कुछ भाई बहन इसमें गलत कर रहे हैं, कुछ सही भी कर रहे हैं। आपके लिए आज के जो प्रश्न है ना, एकदम से यूनिक प्रश्न है, आपने देखे नहीं होंगी, ठीक है। तो बताइए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा क्या। एकदम से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, एकदम से सही है। कुछ भाई बहनों ने अभिसारी सोच लगा दिया, ये गलत है। अभिसारी सोच किस में होती है, तो आपको प्रतिभाशाली बच्चे में होती है, ठीक है। प्रतिभाशाली बच्चे में अभिसारी सोच या फिर चिंतन होता है। तो ध्यान रखिए, अगर हम रचनात्मकता की बात करें तो अलग सोच से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और दोस्तों प्रश्न अच्छे लग रहे हो, मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो, तो एक बार वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। लाइक करके मुझे मोटिवेशन दे सकते हैं दोस्तों, एकदम से बढ़िया दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और इस प्रश्न को पढ़कर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है दोस्तों? बताइए, बाल केंद्रित की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। क्या ये हो सकता है दोस्तों? बताइए जल्दी से, क्या ये हो सकता है? जी हाँ, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए क्या ये हो सकता है? तो आप कहोगे ये तो रट्टा मार हो गई कि याद करने के लिए कह दिया कि याद कर लो और नोट लिखा दिया, तो गलत हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, ये तो आपका नहीं होगा दोस्तों। तो होगा क्या? अगला देखते हैं। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है, गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिनका संदर्भ शिक्षिका देती है। देखिए ध्यान रखिए, सारा ज्ञान शिक्षिका के पास नहीं है, समझ रहे ना, आधे से ज्यादा ज्ञान बच्चा वातावरण से ग्रहण करता है, समाज से ग्रहण करता है, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगर हम अगले ऑप्शन की बात करते हैं तो हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि वो जा रही है और सबको अलग अलग समूह में बता रही है दोस्तों, एकदम से बढ़िया राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड, बिल्कुल पुरस्कार दंड दोनों बिल्कुल मना किए गए हैं आपके एनसीएफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा दोस्तों। और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो एक बार लाइक कर सकते हैं और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे यहां पर हिंदी पेडागोजी की। अभी हमने क्या दिखा? तो अभी देखा बाल विकास और पेडागोजी, और अब बात करेंगे हिंदी पेडागोजी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये अब इस प्रश्न को बताइए, जो आपका हिंदी पेडागोजी स्टार्ट होता है यहां से, तो बताइए इस प्रश्न के लिए भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? ये आपको बताना है। यह परिवार में ही होता है, यह सहज होता है, यह कठिन होता है, या फिर यह विद्यालय में ही होता है? बताइए दोस्तों, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन एकदम से करेक्ट है, यह आपको बताना है दोस्तों। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि यदि मैं आपसे कहूँ यह परिवार में ही होता है तो गलत। क्या भाषा का अर्जन बाहर नहीं होता तो समाज में भी होता है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अगला यह सहज होता है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका राइट आंसर यही होगा। भाषा अर्जन एकदम से सहज होता है, ठीक है, कठिन नहीं होता, विद्यालय में ही नहीं होता, क्योंकि घर पर भी होता है, समाज में भी होता है। तो ये सभी ऑप्शंस गलत हैं और आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वाचन या पठन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य श्रव्य सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध निहित है। दोस्तों आपके कभी कभी इस प्रकार से परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं कि यह किसने कहा है दोस्तों, ठीक है। तो बताइए यह किसने कहा? कैथरीन ओकानार ने, चॉम्स्की ने, स्किनर ने, या पतंजलि ने? बताइए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है? सभी भाई बहन कमेंट करें, इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते तो समझ लीजिए, यह कहा है आपके कैथरीन ओकानार ने कहा है, ठीक है। और चॉम्स्की के बारे में जरूर पढ़ाऊंगा दोस्तों, बहुत अच्छे से एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं चॉम्स्की के बारे में कराऊंगा, क्योंकि नॉन चॉम्स्की से एक ना एक प्रश्न हर बार एग्जाम में आता है दोस्तों, ठीक है। भाषा विकास के लिए जाने जाते हैं तो इनको ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है व्याकरण शिक्षण प्रक्रिया हेतु निम्नलिखित में किस सोपान को प्रयुक्त करना अनिवार्य है दोस्तों? बताइए, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, या फिर उपर्युक्त सभी? बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, आप सभी लोग राइट आंसर दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए हर बार आपका उपर्युक्त सभी नहीं होता है। ध्यान रखना है, पहले सारे ऑप्शंस को अच्छे से क्लियर करना है, उसके बाद ही देखेंगे कि उपर्युक्त सभी हो सकता है या नहीं। तो बिल्कुल आप सभी जानते हैं पूर्व ज्ञान होता है, प्रस्तावना होता है, उद्देश्य कथन होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा, डी फॉर डेनमार्क, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये वाला प्रश्न दोस्तों डबल हो गया दोस्तों, ठीक है, तो छोड़िए, ये तो आपको बता ही दिया, ऊपर ये डबल हो गया है कैथरीन ओकानार, तो आप कंफ्यूज ना हो, यह प्रश्न आपका थोड़ा सा डबल हो गया है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है शैक्षणिक निदान का प्रयोजन है। शैक्षणिक निदान का प्रयोजन क्या है, यह आपको बताना है। विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना,
विषय वस्तु से संबंधित कठिनाइयों एवं कमजोरियों को दूर करना, यह पता लगाना कि विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है या फिर विद्यार्थियों को कमजोर बताना। बताइए शैक्षणिक निदान का प्रयोजन क्या है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, किसी भी भाई बहन का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जी हाँ। देखिए विद्यार्थियों को कठिनाइयों को दूर करना सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं कि विषय वस्तु से संबंधित कठिनाइयों एवं कमजोरियों को दूर करना, बिल्कुल सही है। अब दोनों सही हैं। अगला और देखेंगे, यह पता लगाना कि विद्यार्थियों को पारिवारिक पृष्ठभूमि से कोई मतलब नहीं और विद्यार्थियों को कमजोर नहीं बनाना है। यानी कि फर्स्ट और सेकेंड में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर मैं इसमें कौन सा लगाऊं। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसमें पूछा गया है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। देखिए शैक्षणिक निदान का तात्पर्य क्या है कि शिक्षा से संबंधित ही होगा ना, तो विद्यार्थी की सभी प्रकार की कठिनाइयों को तो आप दूर कर नहीं सकते। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी कि 15 का बी होगा। एकदम से बी फॉर क्या हो जाएगा, बी फॉर वर्लिन। ठीक है, बताइए दोस्तों एकदम से सही। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जी हाँ हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो। ठीक है, बताइए सुनने के लिए किस प्रकार की सहायता सामग्री उपयोगी है। यानी कि सुनने के लिए किस प्रकार की सहायता सामग्री उपयोगी है, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री या फिर कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ बहुत बढ़िया दोस्तों, तो ध्यान रखिए सुनने के लिए किस प्रकार की सामग्री उपयोगी है। आप सभी लोग जानते हैं क्या सुनना है तो श्रव्य सामग्री होनी चाहिए। अरे सुनने के लिए सीधी सी बात है, हमें गाने सुनना है तो क्या करना पड़ेगा, अरे श्रव्य सामग्री चाहिए ना। बहुत बढ़िया, एकदम से ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका सी नहीं होगा। ध्यान रखिए क्योंकि इसमें पूछा गया है सुनने के लिए, तो सुनने के लिए श्रव्य सामग्री होती है। ठीक है, गलत मत करिए, देखिए दोस्तों गलत मत करिए। ठीक है, ध्यान रखिए इस प्रश्न के लिए आपको बस छोटी छोटी चीज़ों में हिलका दिया जाता है, अटका दिया जाता है, तो आपको अटकना नहीं है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर दबा दें, घंटी वाले बटन को, जिससे कि आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी कहा था और फिर से कह रहा हूँ कि कल रात्रि 9 बजे आपको मॉडल पेपर नंबर 1 कराया जाएगा स्पेशली फॉर सीटेट के लिए, तो कल 9 बजे आना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है। उचित गति एवं प्रवाह में, अनुमान के साथ भाव ग्रहण करने में, प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण करने में या फिर ध्वनि का उतार चढ़ाव करने में। देखिए दोस्तों प्रश्न बहुत सिंपल लग रहे होंगे आपको, लेकिन आप खुद देखिए आप गलत कितने कर रहे हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं, आप इसका भी अंदाजा लगाते चलें। तो इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो उत्तर हो जाएगा कहीं ना कहीं आप कहेंगे, इसका उत्तर होगा कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। उचित गति एवं प्रवाह में, देखिए कोई बच्चा बहुत तेज बोल रहा है, एकदम से लय में बोल रहा है, प्रवाह में बोल रहा है, तो क्या इसमें पठन हो रहा है। बताइए दोस्तों क्या इसमें पठन हो रहा है, तो आप कहोगे इससे इसका कोई मतलब कह नहीं सकते। ठीक है, अगला देखते हैं, अनुमान के साथ भाव ग्रहण है, ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला है प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण, क्या ये हो सकता है, तो बिल्कुल सही है ये वाला भी। ठीक है, ध्वनि का उतार चढ़ाव, इससे कुछ नहीं होगा, तो आप अटक रहे होगे कि उचित गति एवं प्रवाह और आपका प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण, तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ बहुत बढ़िया दोस्तों, एकदम से सही, आप लोगों का सही आने लगा अब। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, उचित गति एवं प्रवाह, एकदम से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में सार्थक शब्दों का समूह क्या माना जाता है, वर्ण, शब्द, वाक्य या निबंध। सार्थक शब्दों का समूह। ठीक है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ बहुत बढ़िया दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, भाषा शिक्षण में सार्थक शब्दों का समूह बताना है कि क्या माना जाता है। देखिए सार्थक का मतलब क्या होता है, जिसका कुछ अर्थ होता है, तो अर्थ किसका होता है, वर्ण का अर्थ होता है। आप बताइए का अर्थ कुछ अर्थ होता है, आ का कुछ अर्थ होता है, का होता है, खा का कुछ अर्थ होता है, इनका किसी का कुछ अर्थ है, तो आपका वो नहीं है। ठीक है, अगर हम लिख दें यहाँ पर एक चीज़ लिख देते हैं, मान लीजिए कमल। ठीक है, कमल,
तो कमल क्या है, कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है कि कमल एक फूल है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, शब्द हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जो भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है वह कौन सी होती है? देवभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, उपभाषा। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें, इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, बताइए। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तो आप लोग कहोगे कहीं ना कहीं जो स्वाभाविक रूप से बोली जाती है उसे हम क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। सभी लोग जानते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, ये आपको बताना है। भाषा कौशलों का ज्ञान होना, बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा का प्रयोग, व्याकरणिक नियमों की जानकारी, या फिर बच्चों से पाठ्य पुस्तक पढ़वाना। सबसे कम महत्वपूर्ण आपके लिए क्या हो सकता है? जी हाँ, बताइए दोस्तों, क्या इसका राइट आंसर होगा? सभी भाई बहन कमेंट करें, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो आप ध्यान रखिए, भाषा कौशल का ज्ञान होना बिल्कुल सही है, आपको भाषा कौशल का ज्ञान होना चाहिए। बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा का प्रयोग, बिल्कुल, बच्चे जो है भाषा का जब प्रयोग करें तो बेझिझक करना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। व्याकरणिक नियमों की जानकारी भी होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा बच्चों से पाठ्य पुस्तक पढ़वाना, ये क्या है, सबसे कम महत्वपूर्ण है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और लाइक शेयर करना ना भूलिए दोस्तों, ठीक है। लाइक शेयर करना ना भूलिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो, ठीक है। बात करते हैं कि जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में, एक वाक्य में भी, ये जो भी दिख रहा है आपको, लगने से अर्थ में क्या अंतर आ जाता है, ये आपको बताना है। यह आपको बताना है कि इसमें अंतर क्या आता है दोस्तों, ठीक है। बताइए दोस्तों क्या हो सकता है। देखिए ए है, ये वाला है, और ये, हाँ जी, ये वाला नहीं है, ये ए यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है, इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को व्याकरण सिखाना चाहती है, परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है, अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, या फिर भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, आप सभी लोग कमेंट करें। जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से क्या अंतर आता है, बताइए दोस्तों। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, परीक्षा के लिए तैयार करना ये गलत है, सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं किया जा रहा है ऐसा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अवलोकन क्षमता के अवसर देना, कहीं ना कहीं हो सकता है क्या, अगला है भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को व्याकरण सिखाना चाहती है, बिल्कुल सही। आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शिक्षिका क्या है, व्याकरण का ज्ञान कराना चाहती है बच्चों के लिए, व्याकरण सिखाना चाहती है, एकदम से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों, शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है, यह आपको बताना है। शब्दकोशीय शब्द संपदा का ज्ञान होना, परिभाषाओं को जानना, संदर्भ में व्याकरण समझना, या फिर पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण के नियम जानना। बताइए दोस्तों कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताना है दोस्तों, क्या हो सकता है। यहाँ पर बात की जा रही है उच्च प्राथमिक स्तर की, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि प्राथमिक स्तर की बात अलग होती है और उच्च प्राथमिक स्तर की अलग होती है, ठीक है। तो परिभाषाओं को जानना ये तो गलत हो जाएगा। संदर्भ में व्याकरण समझना, क्या ये हो सकता है, पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण के नियम जानना, या फिर शब्दकोशीय शब्द संपदा का ज्ञान। तो ध्यान रखिए, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो कहीं ना कहीं कुछ भाई बहन इसमें दे रहे होंगे पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण के नियम। देखिए पाठ्य पुस्तक से रिलेट तो करना नहीं है, ठीक है, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। संदर्भ में व्याकरण समझना ये हो सकता है, लेकिन आपका जो मोस्ट सुटेबल है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर होगा, यानी कि शब्दकोशीय शब्द संपदा का ज्ञान कराना चाह रही है, यानी कि क्या होगा कि शब्द संपदा का क्या करना है, वृद्धि करनी है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, सभी भाई बहन वीडियो को लाइक करें, ठीक है। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा।
सभी भाई बहन बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि साहित्य की किस विधा के शिक्षण में शास्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है दोस्तों। बताइए, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। एक बार सभी भाई बहन लाइक कर दें। जी हाँ, बहुत बढ़िया, लाइक कर दें। अब बात करते हैं इस प्रश्न के उत्तर की कि साहित्य की किस विधा के शिक्षण में शास्वर पाठन सर्वाधिक अपेक्षित है। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो आप लोग गलत कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, एकांकी होगा। एकांकी में शास्वर पाठन सर्वाधिक अपेक्षित होता है, एकदम से सही होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न के लिए। दोस्तों आप ध्यान रखिए, हमेशा इस प्रकार के आपको प्रश्न करना है पेडागोजी के, तो आपको पेडागोजी पढ़नी पड़ेगी, तभी आप कर पाओगे, समझ रहे ना आप। बहुत बढ़िया दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर कर दें। और एक बात और दोस्तों कि आप कल रात्रि 9 बजे आना ना भूलें, क्योंकि कल आपका मॉडल पेपर नंबर 1 कराया जाएगा सीटेट स्पेशल के लिए। ठीक है, सीटेट 2020 के लिए। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बाय बाय दोस्तों।